सास की रसोई में बहू का ब्यूटी पार्लर। कल तो बहू ने पहली रसोई बड़े अच्छे से बनाई थी। मुझे यकीन है कि वो मेरी प्यारी सी रसोई को बड़े ही अच्छे से रखेगी। बस आज इसमें और काम कर लूं, फिर कल से तो मेरी ये रसोई बहू के ही हवाले है। संगीता ऐसे बोलकर अपनी रसोई में खाना बनाने लगी। संगीता एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जो अपने एक बेटे और पति के साथ रहती थी, लेकिन अब संगीता के घर में उसकी बहू भी आ चुकी थी। संगीता को अपनी रसोई से बेहद प्यार था। वो अपनी रसोई को मंदिर की तरह साफ और स्वच्छ रखती थी। आज संगीता आखिरी बार अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी, अरे माँ जी, आप क्यों खाना बनाने लग गई? मैं हूँ ना, हटिए, मैं खाना बना लूंगी। नहीं नहीं बहू, आज खाना मुझे ही बनाने दे। ये खाना मैं किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी खुशी से बना रही हूँ। अब कल से तो ये रसोई तेरे ही नाम हो जाएगी, फिर पता नहीं मेरा इसमें कब काम करने का मौका पड़े, इसलिए आज इसे मुझे इस्तेमाल करने दे। अच्छा तो ये बात है, माँ जी को अपनी रसोई को अलविदा कहने में दुख हो रहा है। कोई नहीं माँ जी, बनाइए आप खाना। वैसे माँ जी, जब कल मैंने यहाँ खाना बनाया था तो ये रसोई बिल्कुल मुझे मंदिर सी लगी थी। आज पता चला कि ये ऐसी क्यों महसूस हो रही थी। दिव्या ऐसे बोलकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई और सफाई सारी मैं कर चुकी हूँ, खाना भी माँ जी ही बना रही हैं, तो फिर अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, चलो मेकअप ही कर लेती हूँ। दिव्या ऐसे बोलकर खुद को सजाने के लिए बैठ गई। ऐसे ही अगले दिन, दिव्या बहू, आज से मेरी ये पवित्र रसोई तेरी है। इसमें अच्छे से खाना बनाना और इसे बिल्कुल मेरी ही तरह साफ सुथरा रखना। जी माँ जी, समझ गई। और वैसे आपको तो अपनी रसोई से कुछ ज्यादा ही प्यार है माँ जी। हाँ बहू, है तो सही, और होगा क्यों नहीं। औरत की आधी जिंदगी उसकी रसोई में कटती है, तो रसोई से प्यार तो बनता है। अच्छा, अब तू पालक पनीर की सब्जी और साथ में रोटी बना ले, मैं चलती हूँ। संगीता ऐसे बोलकर अपनी रसोई से बाहर चली गई। वहीं दिव्या भी खाना बनाने को लग गई। उसने पालक को काटा, उसके बाद धोया और फिर उसकी सब्जी बनने को रख दी। सब्जी बनने में अभी 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, और साथ ही आटा भी अभी रेस्ट पर ही है। तब तक मैं क्या करूं? अरे हाँ, इतनी गर्मी है और यहाँ रसोई में मेरे सारे बाल और मेकअप खराब हो गया। एक काम करती हूँ, मैं अपना मेकअप का टचअप कर लेती हूँ। दिव्या ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और वो अपना मेकअप का सामान, आईना और कंघा वगैरह रसोई में ले आई। गर्मी से मेरा सारा मेकअप ही खराब हो गया। जब तक मेरी सब्जी बनती है, इतने में मैं अपना मेकअप और बाल सेट कर लेती हूँ। दिव्या ने ऐसे बोलकर रसोई में ही मेकअप लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपना फाउंडेशन सेट किया, जिसके बाद फिर उसने लिपस्टिक वगैरह लगाई और अंत में वो अपने बाल खोलकर उन्हें काटने लगी कि तभी रसोई में संगीता आ गई। बहू, सब कुछ कैसा? बहू, ये सब तो क्या कर रही है? मेरी रसोई में मेकअप? माँ जी, वो मैं ना माँ जी, वो मैं क्या? वो मैं? तूने तो पहले ही दिन मेरी रसोई का अपमान कर दिया। मेरी रसोई को ब्यूटी पार्लर बना दिया। रसोई के स्लेब पर मिर्च मसालों के डब्बों की जगह ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। बहू, क्या है ये सब? माँ जी, वो मेरा खाना बनाते हुए मन नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ मेकअप करना शुरू कर दिया। माफ कर दीजिए। दिव्या को संगीता ने रसोई में बाल वगैरह बनाने की वजह से खूब डांटा। बहू, मेकअप वगैरह सब कुछ अपने कमरे में अच्छा लगता है, रसोई इन सब चीजों की जगह नहीं है, समझ आया? आज के बाद मैं फिर से ये हरकत देख ना लूं। अपने कमरे को तू चाहे कितना ही ब्यूटी पार्लर बना, लेकिन मेरी रसोई ब्यूटी पार्लर नहीं बननी चाहिए। संगीता की सारी बातों पर दिव्या ने गर्दन हिला दी और उसके समझाने के बाद दिव्या ने अपना मेकअप का सारा सामान रसोई के एक कबर्ड में रख दिया। रसोई में मेकअप करना क्या कोई गुनाह है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जो भी हो, मैं तो मेकअप करूंगी, फिर चाहे जो हो जाए, लेकिन माँ जी से छिप कर। दिव्या ने अपनी सास से छिप छिप कर मेकअप करने का मन बना लिया। लगभग एक हफ्ते तक ऐसा ही सिलसिला चला। दिव्या हर रोज रसोई में अपनी सास से छिप छिप कर मेकअप किया करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन संगीता दिव्या के खाना बनाने के बाद रसोई में आई। अरे भगवान, आज तो बड़ी प्यास लग रही। सुबह से 10 गिलास पानी पी चुकी हूँ, लेकिन गला सूखना बंद ही नहीं हो रहा है। एक गिलास और। अरे ये क्या? ये सिंक के पास क्या रखा हुआ है? बाल? हे भगवान, मुझे लगता है कि ये दिव्या मुझसे छिप छिप कर अभी भी रसोई में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। देखो तो जरा, रमा कितना गंदा कर रखा है। मेरा किचन, फर्श पर बाल है, स्लेब पर इसका सामान। अभी बताती हूँ मैं इसको। संगीता ऐसे ही गुस्से में बोलती हुई दिव्या के पास गई और उसे डांटने लगी। बहू, मुझे सच सच बता, तूने आज फिर से मेरी रसोई को पार्लर बनाया है ना?
नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन मानिए। मैं बिना किसी सबूत के इसके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकती हूँ। अब क्या करूँ? अगर तूने रसोई में कुछ नहीं किया तो फर्श पर इतने बाल और रसोई में लिपस्टिक क्यों थी? बोल। हो भी तो सकता है माँ जी कि वो लिपस्टिक पहले से ही वहां हो, और वो बाल आपकी चप्पलों में उलझ कर भी तो रसोई में आ सकते हैं ना। दिव्या ने ऐसे ही बातें बना दी, जिसके बाद संगीता कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद शाम हो गई और दिव्या का पति और ससुर भी घर आ गए। सभी बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहे थे कि तभी माँ, आज खाना क्या रसोई में नाच नाच कर बनाया था? ये इतना बड़ा बाल कैसे है मेरी प्लेट में? सुशांत जी, ये बाल हो भी तो सकता है पंखे की हवा से उड़कर आ गया हो। कितना मोटा बाल की लट मेरी मुंह में आ गई है। संगीता, आज का खाना किसने बनाया था? हाँ माँ, आजकल हर दिन खाने के अंदर से बाल निकलते हैं। वो तो बस हर बार मैं इस चीज को टोकता नहीं हूँ। खाना कौन बनाता है? तेरी पत्नी ही बनाती है। मेरी रसोई का ब्यूटी पार्लर बनाकर रख दिया है। जब देखो इसे खाना बनाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त बस मेकअप और मेकअप ही याद रहता है। देखो दिव्या, खाना सफाई से और ध्यान देकर बनाया करो। इस सब्जी में भी नमक बहुत ही ज्यादा तेज है। घर में किसी को भी दिव्या का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। सभी की बातें सुनकर दिव्या भी उदास हो गई, लेकिन रसोई में मेकअप की आदत को वो बदल ही नहीं रही थी। ऐसे ही एक दिन, आज तो माँ जी बाहर है, मौका भी अच्छा है। आज तो मैं खुलकर रसोई में श्रृंगार करूंगी। संगीता आज घर में नहीं थी। इसी सब का फायदा उठाकर दिव्या ने आज रसोई में जमकर अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट किया। उसने अपने बाल बनाए, मेकअप किया, जिस सब के बीच वो अपना खाने पर फोकस करना भूल गई। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई कि गैस पर मेरी सब्जी बन रही है। अब तक तो मेरी सब्जी का हलवा बन गया होगा। दिव्या ने जल्दी से सब्जी का कुकर खोला, लेकिन सब्जी बुरी तरह से पक चुकी थी। जिसका डर था वही हुआ, मेरी सब्जी का हलवा बन गया। अब क्या करूं? अगर माँ जी को पता चल गया कि आज भी मैंने उनकी रसोई को पार्लर बनाया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। एक काम करती हूँ, खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ, बाकी मैं रसोई को साफ कर दूंगी। दिव्या ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और फिर उसने सारी रसोई की सफाई कर दी। लेकिन दिव्या को ऐसे रसोई में तैयार होता हुआ उसकी पड़ोसन ने देख लिया था, जिसने बाहर से बाहर ही दिव्या की शिकायत संगीता से कर दी और घर आकर संगीता ने दिव्या की रिमांड ली। बहू, तूने बाहर से खाना क्यों मंगवाया? मुझे पड़ोस वाली शांता देवी ने बताया कि तू रसोई में खूब घूम घूम कर और नाच नाच कर अपना मेकअप कर रही थी। बोल। माँ जी, वो बहू, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे तुझे तो मेरी बात समझ आती ही नहीं है। वो मेरी रसोई है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जो तू उसमें तैयार होने लगती है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। दिव्या को संगीता की कोई बात समझ ही नहीं आती थी। ऐसे ही आज के दिन भी खाना बनाते हुए दिव्या अपने लिप्स का टचअप कर रही थी कि तभी रसोई में संगीता आ गई और दिव्या के हाथ से लिपस्टिक छूटकर खाने में ही गिर गई। बहू, खाना कब तक बन जाएगा? तेरे बाबा और सुशांत बस दोनों आते ही होंगे। हाँ माँ जी, बस बनने ही वाला है। दिव्या ने हिचकिचाते हुए संगीता को जवाब दिया। अरे मेरी लिपस्टिक कहाँ गिर गई? यही तो थी। हो भी तो सकता है कि टेबल वगैरह के नीचे हो। चलो बाद में ढूंढ लूंगी। खाने में लिपस्टिक गिरने से अनजान दिव्या ने सभी को लिपस्टिक वाला ही खाना बनाकर दे दिया। आज का खाना कुछ अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ अजीब चीज इसमें डाली गई हो। नहीं तो, मैंने तो रोज की ही तरह खाना बनाया है। सभी ने लिपस्टिक वाला ही खाना खा लिया। उस वक्त तो खाना खाकर किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद किशोर को अपने गले में परेशानी महसूस होने लगी। अरे मेरा तो गला बहुत ही ज्यादा दुखा सा रहता है सुशांत। सही बोल रहे हो बाबा, मेरे भी गले में दिक्कत है। आज तो सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखाई आऊं। आप भी चलना या फिर मैं उन्हें घर ही ले आऊंगा। सुशांत ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अगले ही दिन वो डॉक्टर को अपने साथ ले आया, जहां चेकअप करने के बाद पता चला कि उन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा बैड बैक्टीरियाज हैं। मेरे तजुर्बे के हिसाब से आपके शरीर में ऐसे कीटाणु हो रहे हैं जो ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं। कभी भी खाना लिपस्टिक के साथ नहीं खाया करिए। अगर लगी हो तो उसे छुटा दीजिए, वरना इस सबसे भी बड़ी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए, सिवाय दिव्या के। अब दिव्या को समझ आ गया था कि उसकी लिपस्टिक उन सभी के पेट में थी, जिससे वो काफी डर गई
और उसने फिर कभी रसोई में मेकअप न लेकर जाने की कसम खा ली। अब दिव्या सुधर गई थी। इस घटना के बाद उसने फिर कभी अपनी रसोई को ब्यूटी पार्लर नहीं बनाया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे मैंने ऐसी लड़की पहली बार देखी जिसकी गर्दन ही नहीं है। अब समझ में आया कि छोटी बहन की पहले शादी क्यों हो गई। जहाँ शांति पूरी शादी में खुशबू का मजाक बना रही होती है तो वहीं रवि ये सब देखकर बहुत उदास होता है और सपना अपने देवर से कहती है, क्या हुआ देवर जी, मजाक मेरी भाभी की बहन का बन रहा है और दुखी आप हो रहे हैं। भाभी, माँ को उसका ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है गर्दन लंबी हो या छोटी, और मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। आप कुछ करो ना। देवर जी, काश कि इसमें आपकी कोई मदद कर सकती, पर आपने देखा ना माँ जी ने कैसे मजाक बनाया। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि अपने साथ खुशबू को लेकर घर आता है, जहां खुशबू को देख एक बार फिर शांति का गुस्सा बढ़ जाता है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, और तेरे ऊपर इसके प्यार का बुखार कब से चढ़ गया। पर माँ, मुझे खुशबू पसंद है, फिर आपको क्या दिक्कत है? मान जाओ ना। मुझे क्या दिक्कत है? अरे प्यार अंधा होता है, इसीलिए तुझे नहीं दिख रही है इसकी गर्दन, पर मुझे तो दिख रही है। मैं तेरी शादी इससे तभी कराऊंगी जब इसकी गर्दन बड़ी होगी। अगर मेरे बेटे से शादी करनी है तो अपनी गर्दन बड़ी करके आ। शांति साफ साफ मुंह पर मना कर देती है, जिसके बाद रवि अपनी भाभी से मदद मांगता है। भाभी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। जादू, टोटका, ऑपरेशन कुछ भी कीजिए, पर हमारी मदद कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगी। इतना बोलकर सपना रवि और खुशबू को एक जादू टोटका करने वाली औरत के पास ले जाती है, जहां वो उसे सारी बात बताती है। दीदी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। आप तो जादू करने में महान हैं। ये दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को पसंद करते, पर मेरी सास उनकी शादी के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा करो कि खुशबू की गर्दन लंबी हो जाए और मेरी सास इसे अपना ले। ठीक है बेटिया, अभी रुक, अभी मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद इसकी गर्दन लंबी हो जाएगी और इसके पास ऐसी शक्तियां भी आ जाएंगी जिससे ये अपनी गर्दन को अपनी मर्जी से छोटी और बड़ी कर सके। इतना बोलकर तांत्रिक पास में एक मैजिकल बाउल रखती है और उसके ऊपर हाथ फहराते हुए कुछ मंत्र पढ़ती है। ओम ड्रीम ग्रीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, भूतकाल भविष्य बदलिंग इस लड़की की गर्दन लंबी कर दींग। इस तरह सपना खुशबू पर जादू करवाकर घर आती है और अगली सुबह जब खुशबू रवि और सपना से मिलती है तो उसकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो जाती है। दीदी, लगता है जादू उल्टा हो गया। मेरी गर्दन तो जिराफ जितनी लंबी हो गई। अब मैं क्या करूं? अरे भूल गई, उस तांत्रिक औरत ने क्या कहा था, तुम्हारे पास कुछ जादुई शक्ति है, तुम अपनी हिसाब से गर्दन को छोटी भी कर सकती हो। मन में सोचो, गर्दन छोटी हो जाएगी। सपना के कहने पर खुशबू मन में सोचती है और उसकी गर्दन नॉर्मली लोगों की तरह छोटी हो जाती है, जिसके बाद रवि उसके साथ कोर्ट जाता है और वहां से शादी करके सीधा अपने घर आता है। माँ, तुमने कहा था ना अगर खुशबू की गर्दन लंबी हो जाएगी तो तुम उसे अपना लोगी। देखो, अब खुशबू की गर्दन लंबी हो चुकी है। पर ये कैसे हो सकता है? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? माँ, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर की वही लड़की बहू बन गई जिसका तुमने मजाक बनाया था। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि अब आप अपनी छोटी बहू को अपना ही लो। अब तो उसकी गर्दन भी लंबी है। शांति अपनी बातों से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वो समाज और लोगों के डर से अपनी दूसरी बहू को अपना लेती है। पर अब भी वो उससे नफरत करती थी और इसीलिए उसे परेशान करने के लिए नए नए पैतरे आजमाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ ये देखो, मैं भाभी के कमरे से उनके सारे कपड़े लेकर आई हूँ। आप एक काम करो, ये सारे कपड़े ऊपर छज्जे पर रख दो। मजा आएगा जब भाभी को उनके कपड़े नहीं मिलेंगे और वो भैया के साथ बाहर नहीं जा पाएंगी। अरे वाह मेरी बेटी, तूने दिखा दिया, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, खूंखार दिमाग वाली। शांति अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके सारे कपड़े घर के छज्जे पर फेंक देती है। पर यह सब कुछ सपना देख लेती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देवरानी जी, इस घर में रह पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। माँ जी और काजल नए नए पैतरे आजमा रही हैं आपको परेशान करने के लिए, पर अब आपकी गर्दन लंबी है। आप आराम से अपनी गर्दन लंबी करके अपने कपड़े देख लो कि माँ जी ने कहाँ फेंके हैं और जल्दी से तैयार होकर देवर जी के साथ डिनर पर चली जाओ। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, अगर आप ना होती तो शायद मैं इस घर में आ ही नहीं पाती। इतना बोलकर खुशबू अब कमरे के बाहर जाती है और अपनी गर्दन लंबी करके अपने सारे कपड़े छज्जे पर रख देती है और सीढ़ी लगाकर सारे कपड़े उतार लेती है। पर यह सब कुछ शांति और काजल अपनी आंखों से देख लेती हैं और डर जाती हैं। माँ, लगता है भाभी भूत है। देखा ना आपने कैसे उनकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो गई थी। बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही।
माँ जी, ये कोई सपना नहीं है, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी गर्दन अपनी इच्छा अनुसार बड़ी या छोटी कर सकती हूँ। जब आप मेरा मजाक बना रही थी उस समय भी मैं अपनी गर्दन बड़ी कर सकती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो, इसलिए आप कुछ करने से पहले सोच लेना। इतना बोलकर खुशबू वहां से चली जाती है और शांति और काजल को अब भी विश्वास नहीं होता जो उन्होंने देखा था। अब इसी तरह एक रात शांति के पेट में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो रसोई में जाती है और चूरन का डिब्बा ढूंढने लगती है। तभी वहां खुशबू आती है और अपनी परेशान सास को देखकर, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हो, आप कहो तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बड़ी आई तू मदद करने वाली, एक तू ही है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, और दूसरा मेरे पेट की गैस जो कभी खत्म नहीं होती। चूरन रखा था ऊपर वाले ड्रॉर में, दिख नहीं रहा कहाँ चला गया। तो माँ जी आप ये मुझे बता देती। आप भूल गई क्या, आपकी बहू अपने हिसाब से गर्दन बड़ी छोटी कर सकती है। मैं अभी अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करके आपका चूरन ढूंढ देती हूँ। इतना बोलकर खुशबू अपनी गर्दन लंबी कर लेती है और ऊपर वाले ड्रॉर्स में देखती है, और जैसे ही उसे चूरन मिलता है वो स्टूल की मदद से उसे चूर्ण को उतार कर अपनी सास को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि शांति की छोटी बहू की गर्दन जिराफ जितनी लंबी है। अब लोग इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, काकी हमारी मदद करो ना, हम बैडमिंटन खेल रहे तो शटल किसकी छत पर चली गई, हमें मिल ही नहीं रही, आप अपनी लंबी गर्दन से ढूंढ दो ना। क्यों, अब तुम्हारी माँ के साथ साथ क्या मेरी देवरानी तुम्हारा भी काम करे, भागो यहाँ से। क्यों भगा रही है मासूम बच्चों को बहू, वैसे भी ये कलमुही ही हमारी तो कुछ काम आती नहीं, बच्चों के ही काम आ जाएगी। अब शांति के कहने पर खुशबू बाहर जाती है और अपनी लंबी गर्दन की मदद से बच्चों की शटल ढूंढ कर दे देती है। और एक दिन, दीदी इतने दिन हो गए पर माँ जी और नंद जी ने अब तक मुझे नहीं अपनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि वो लोग मुझे अपना लें। खुशबू चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है, हम अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने जाएंगे। जो घर में तुम्हारे लिए शिकायत खत्म ना हुई वो बाहर जरूर होगी। ये आइडिया अच्छा है। अब रवि जबरदस्ती अपनी पूरी फैमिली के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाता है, जहां सभी लोग रात में अपने अपने कैंप में सो रहे होते हैं, और तभी वहां कुछ डाकू डकैती करने के लिए आते हैं। सब सो रहे हैं, यहाँ आए सभी लोगों का सारा सामान लूट लो। इतना बोलकर जैसे ही डाकू कैंप के अंदर जाते हैं सभी लोग डर कर उठ जाते हैं और डाकू सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। उसके कुछ साथी उन पर बंदूक तान लेते हैं, तो वहीं कुछ डाकू मिलकर कैंप के अंदर से सारा सामान चोरी करने लगते हैं। और तभी खुशबू अपने दिमाग लगाती है और अपनी गर्दन लंबी करके भूत बनकर उन डाकुओं को डराती है। अरे वाह, आज इतना सारा खाना मिलेगा, ये जंगल मेरा है और बहुत दिनों बाद इतना ताजा मांस आया है खुद चलकर मेरे जंगल में। अब इन बंधे लोगों को तो मैं बाद में, पर तुम डाकू को पहले मारूंगी। अरे मालिक, इस जंगल में तो लंबी गर्दन वाला भूत है, यहाँ से चलते हैं, अगर यहाँ रहे तो हमारी जान को खतरा है। इतना बोलकर सभी डाकू डरकर वहां से भाग जाते हैं। और डाकू के जाने के बाद काजल और शांति खुशबू से कहती है, भाभी आप अपनी लंबी गर्दन का बिल्कुल सही फायदा उठा रही हैं। अगर आज आप ना होती तो वो डाकू तो सामान लूटने के साथ साथ हमें भी भगवान के पास पहुंचा देते। अरे बहू, वरदानी है तभी तो मेरी लाडली है। अरे बहन, तुम तो खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी बहादुर बहू मिली है। शांति का एकदम से बदला मिजाज देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं शांति भी लोगों की तारीफ सुनकर अपनी बहू को अपना लेती है। और जब वो लोग घर आते हैं तो शांति और काजल खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं।